नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम फैमिली लॉ या पारिवारिक विधि के बारे में बात करेंगे। हम ये बताएंगे कि पारिवारिक विवाद कैसे सुलझाएं। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के तहत सभी नागरिकों को उनके धार्मिक और जातिगत रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने व्यक्तिगत मामलों को नियमित करने की आजादी दी गई है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों पर बाकायदा धर्म और परंपरा से जुड़े कानून बनाए गए हैं। पारिवारिक विधि यानी कि धर्म परिवार रीति रिवाज से संबंधित विधि से है। ये परिवार पर लागू होता है। ये समाज का एक रूप है। पारिवारिक न्यायालय में विवाह आता है। विवाह संबंधी सभी बातें इसमें आती हैं, जैसे विवाह करना, तलाक लेना, बच्चा गोद लेना, बच्चे को हिस्सा देना, बच्चों का संरक्षण आदि सभी इसमें आते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति कैसे बटेगी, कितना हिस्सा होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब पारिवारिक विधि के अंतर्गत आता है। सभी धर्म की पारिवारिक विधि अलग अलग होती हैं और इसका निपटारा पारिवारिक न्यायालय में होता है। तो ये थी फैमिली लॉ से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रामनरेश यादव जी। रामनरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्ते सर। तो आप फैमिली कानून से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर 0120612793 और 012061279338। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद कैसे सुलझाएं, इसको लेकर आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इस मामले में कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि आपको भी कानूनी जानकारी मिले। लेकिन अगर आपका कोई कानूनी सवाल है, इससे जुड़ा कोई भी सवाल, तो आप भी कानूनी सहायता के लिए डायल कर सकते हैं 0120612793 012061279338। तो किन समस्याओं का हल फैमिली कोर्ट में होता है, ये भी हम समझेंगे। फैमिली कोर्ट में अगर विवाद ना सुलझे तो क्या कर सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश हम यहाँ पर आज करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे साथ जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि पारिवारिक कानून यानी कि पारिवारिक विधि की परिभाषा क्या कुछ होती है। जी रेखू जी, पारिवारिक कानून एक ऐसा कानून है जो विवाह और तलाक, बच्चों के उपचार और संबंधित आर्थिक मामले जैसे पारिवारिक रिश्तों को नियंत्रित करता है। ये कानून नियमों, विनियमों, तलाक की प्रक्रियाओं का एक निकाय है जो पारिवारिक इकाइयों के भीतर संबंध को नियंत्रित करता है। सभी का उद्देश्य जो हमारे वैसे के एडल्ट और बच्चे दोनों के लिए भावनात्मक संघर्ष या शारीरिक शोषण को रोकना है। भारत में कानूनी पारिवारिक कानून 5 व्यापक कानून द्वारा शासित होता है। इसमें हिंदू कानून शामिल है जो सभी हिंदू, बौद्ध, जैनियों और सिखों को नियंत्रित करता है। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून है, ईसाइयों के लिए ईसाई कानून है, पारसियों के लिए पारसी कानून है और जो कानून है। जी, जी सर, मैं वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है, स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज फैमिली कोर्ट में विवाद
को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप फैमिली कोर्ट जाते हैं, वहां पर आपका विवाद नहीं सुलझता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पारिवारिक विवाद को सुलझाया किस तरीके से जाता है, इसको लेकर आज पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं राम नरेश यादव जी। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612793 और 0120612793 दोनों में से किसी भी एक नंबर को आप डायल कर सकते हैं। और फैमिली कोर्ट में सबसे मेन चीज कि आपको कैसे जाना है, जो आपका मामला है वो कैसे जाता है फैमिली कोर्ट के भीतर, ये भी जानना बेहद जरूरी है, तो उसको भी हम समझेंगे। फैमिली लॉ या परिवार से जुड़े कानून क्या धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। फैमिली कोर्ट में किस तरह के मामले लाए जा सकते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। इसके साथ ही विदेशों में जो शादी हुई है, तलाक या संपत्ति समझौते को भारत में कैसे लागू किया जाता है, इसको भी समझने की कोशिश राम नरेश यादव जी से हम करेंगे। फैमिली कोर्ट के भीतर कैसे केस दायर किया जाता है, और अगर आप केस कर रहे हैं तो क्या वकील करना जरूरी है या फिर आप अपनी दलील खुद रख सकते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी आज कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए राम नरेश यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए, जो मैंने सवाल आपसे किया था, आपकी आवाज़ उस वक्त नहीं मिल पा रही थी। पारिवारिक कानून यानी कि पारिवारिक विधि की परिभाषा क्या कुछ होती है? पारिवारिक कानून एक ऐसा कानून है जो विवाह और तलाक, बच्चों के उपचार और संबंधित आर्थिक मामलों जैसे मेंटेनेंस से रिलेटेड केस है या डिवोर्स से रिलेटेड सहित पारिवारिक रिश्तों को नियंत्रित करता है। ये कानून नियमों, विनियमों और अदालती प्रक्रियाओं का एक निकाय है जो पारिवारिक इकाइयों के भीतर संबंधों को नियंत्रित करता है। इन सभी का उद्देश्य जो वयस्क है और बच्चे हैं, दोनों को भावनात्मक संघर्ष का शारीरिक शोषण को रोकना है। जो भारत में पारिवारिक कानून है वो 5 व्यापक कानूनों द्वारा शासित होता है। इसमें हिंदू कानून शामिल है जो सभी हिंदू, बौद्ध, जैनी, सिख इनको नियंत्रित करता है। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून है, ईसाइयों के लिए ईसाई कानून है, पारसियों के लिए पारसी कानून है, और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो सभी धर्मनिरपेक्ष यानी जैसे हिंदू मुस्लिम से या मुस्लिम हिंदू या किसी और रिलीजन में शादी करते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो इन सबको गवर्न करता है। पारिवारिक कानून इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित हैं, यानी कि कानून, विवाह की शर्त, मापदंड, बच्चों की स्थिति, मेंटेनेंस से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड जो भी केस होते हैं वो सब फैमिली कोर्ट के तहत ये सब गवर्न होता है और उसमें डिसाइड होते हैं। जी सर, ये भी बताइए कि फैमिली लॉ या परिवार से जुड़े कानून क्या धार्मिक ग्रंथों पर भी आधारित होते हैं, और अगर हाँ तो क्यों? इसको थोड़ा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी पारिवारिक कानून है ये धार्मिक ग्रंथों से ही आधारित होते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जन्म से मृत्यु तक जो भी चीजें होती है ये सब धर्म से रिलेटेड है। जैसे हिंदुओं में जब बच्चा पैदा होता है तभी उसका शुरू हो जाती है प्रक्रिया, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर जनेऊ की प्रक्रिया है, उसके बाद शादी होती है, फिर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये सभी हर धर्म में, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सब धर्म के हिसाब से ही हम सभी जो समाज में लोग हैं उससे गवर्न होते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो फैमिली लॉ हैं ये भी धार्मिक ग्रंथों पर ही आधारित हैं। ये इसका कारण है। जी, ये भी बताएं कि फैमिली कोर्ट में किस तरह के मामले हैं जो लेकर आया जा सकता है? फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस से रिलेटेड मामले लाए जा सकते हैं जिसमें भरण पोषण होता है वाइफ का, या इवन जो पेरेंट्स है हमारे, जो सीनियर सिटीजन है हमारे, ओल्ड एज पेरेंट्स है उनका है, या बच्चों की मेंटेनेंस की रिगार्डिंग है,
दूसरा बच्चों की कस्टडी है, उससे रिलेटेड मामले आ सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी डिवोर्स से रिलेटेड मामले भी आ सकते हैं। सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेट होना चाहें तो इससे रिलेटेड मामले भी फैमिली कोर्ट में आते हैं। तो ये कुछ हैं जो फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन में इस टाइप के मामले आते हैं। अच्छा, ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के बारे में कई बार हमने सुना है, इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या है 1984? जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 है, ये 74 में एक 59th विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। उसके तहत कहा गया था कि जो सिविल सूट दायर होते हैं ये बड़े लंबे चलते हैं और ये मुश्किल हो जाता है हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स लेने में, या कोई भी कस्टडी से रिलेटेड है या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसके रिलेटेड कोई भी मामला है उसमें बड़ा समय लगता है। तो ये सुझाव आया था कि इसके लिए एक अलग से कानून बनाया जाए, लेकिन अलग से कानून ना बना के एक सीपीसी में एक प्रोविजन आया था जिसमें फैमिली मामलों को अलग मतलब एक थोड़ा सा स्पीड से करने के लिए कहा गया था, लेकिन बात नहीं बनी। तो 1984 में ये कानून आया और जिसके तहत फैमिली कोर्ट में स्पेशल कोर्ट बनाई गई जो फैमिली से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको देखने के लिए कोर्ट, जो एक स्पेशल कोर्ट है जो बनाई गई है, जो परिवार तलाक या बच्चे की कस्टडी से संबंधित जितने भी सामाजिक समस्या है उनको एक चिकित्सीय समस्या के रूप में देखा और उसका समाधान के लिए फैमिली कोर्ट बनाया गया और आया गया। ये जी, ये तो यहाँ पर बात हुई 1984 को लेकर। क्या फैमिली कोर्ट की कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि 1872 लागू होता है? इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल लागू होता है। जो एविडेंस एक्ट है हमारा 1872, ये इसकी कार्रवाई में रहता है, क्योंकि चाहे एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस हो, जिसमें कोई भी एविडेंस को जो एडमिसिबल है या नहीं है फैमिली कोर्ट की कार्रवाई में इसको देखा जाता है, या ओरल एविडेंस जब हम सबमिट करते हैं सेक्शन 59 एविडेंस एक्ट की धारा के तहत है। और एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करते हैं वो सेक्शन 61 to 90 गवर्न होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, या विटनेसेस की टेस्टिमनी जो होती है या एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये सभी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट की कार्रवाई में भी ये सब लागू होते हैं। जी, लीगल हेल्पलाइन आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं फैमिली कोर्ट से संबंधित इस विषय से संबंधित। अगर आप कोई भी कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। आज इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता रामनरेश यादव जी। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि फैमिली कोर्ट में सूट विरोधी निषेधाज्ञा क्या होती है और ये कब लाई जाती है? फैमिली कोर्ट में होता है, ये दूसरी पार्टी को रोकता है, यानी उसको प्रिवेंट करता है कि वो कोई भी प्रोसीडिंग या कंटिन्यूइंग लीगल एक्शन है वो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में ना ले। इसको रोकने के लिए एंटी इंजंक्शन सूट दायर किया जाता है और ये जो लीगल रेमेडी है ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में दायर होती है इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट या कोई पैरेलल फैमिली प्रोसीडिंग चलती है उसको रोकने के लिए दायर किया जाता है। जैसे अमूमन क्या होता है कि मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी हस्बैंड या वाइफ या कोई भी जो है प्लेइंटिफ या डिफेंडेंट चले जाते हैं, तो वो सपोज एक उन्होंने फाइल कर दिया दिल्ली में, दूसरा यूपी में अगर रहने लगे वहां फाइल कर दिया, तीसरा वो आके केस उत्तराखंड में कर देते हैं। तो इससे क्या है कि समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कहाँ पे लड़े, क्योंकि अलग अलग कोर्ट अलग अलग निर्णय देगी और ये दायर तो हो गए हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी इंजंक्शन सूट है जो दायर किया जाता है और इस टाइप की जो लिटिगेशन है जो इसको हम बोलते हैं फोरम शॉपिंग, इसको रोकने के लिए ये दायर किया जाता है। इससे क्या है कि ये कंसिस्टेंसी इंश्योर की जाती है, यानी कि जो भी जजमेंट ऑर्डर जो भी कुछ आएंगे फैमिली कोर्ट के वो इनकंसिस्टेंट ना हो या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी विरोधाभासी ना हो एक दूसरे से। तो इससे एक जस्ट रेजोल्यूशन यानी समस्या का समाधान करने के लिए इस टाइप के सूट डाले जाते हैं जो कि पार्टीज को इक्विटी और अब्यूज ऑफ प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाता है इसके द्वारा। ये भी बताएं, विदेशों में हुई शादी, तलाक या संपत्ति समझौते को भारत में कैसे लागू किया जाता है?
कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या डिवोर्स है या कोई मैरिज जो बाहर हो रही है, तो इसके लिए तो एक तो हमारे कानून में है फॉरेन मैरिज एक्ट, जिसके तहत सपोज कोई भी एक लड़का हो या लड़की इंडिया से बिलोंग करते हो और बाहर शादी करते हैं वो, तो उनको अपनी मैरिज का नोटिस देना होता है और यहाँ बताना होता है कि उन्होंने वहां पे शादी कर ली है। एक प्रोविजन तो ये है। दूसरा ये है कि जब दोनों शादी करते हैं या कोई डिवोर्स डिक्री है, तो ये तभी लागू होती है जब भारत या उस देश में रहने वाले जो भी यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ जो आते हैं, जो यहाँ इसको लागू करवाना चाह रहे हैं, तो उस देश के साथ हमारे देश की ट्रीटी हो रखी हो, इंटरनेशनल ट्रीटी। तो उस ट्रीटी के तहत अगर वो देश में शामिल होते हैं, तो तभी ये चीज टाइप की जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या डिवोर्स डिक्री है या कोई मैरिज का है, ये तभी लागू हो सकती है जब परस्पर ट्रीटी हो रखी हो भारत और उस दूसरे देश के बीच में। अच्छा, ये भी बताइए कि फैमिली कोर्ट में केस किस तरीके से दायर किया जाता है, और क्या वकील करना जरूरी है या फिर अपनी दलील खुद भी रखी जा सकती है? फैमिली कोर्ट ही नहीं, किसी भी कोर्ट में अगर कोई ये चाहता है, जो लिटिगेंट चाहे कि मेरे को खुद ही करना है, तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि एक पिटीशन तैयार करनी होती है। उसके अंदर आप लिखेंगे कि ये मेरे केस के फैक्ट्स हैं, उसके अंदर आप बताएंगे कि ये प्रेयर है, मैं ये मांग रहा हूँ कोर्ट से, इस तरह की ये मेरी प्रार्थना है। दूसरा, फिर उसके बाद नोटिस होता है, सुनवाई होती है, फिर बहस होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वकील किया जाए, लेकिन हाँ, वकील करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वकील ही कानून की बारीकियों को समझते हैं, और एक प्रोसीजर जो होता है कोर्ट का वो वकील को पता होता है, क्योंकि एडवोकेट एक्सपर्ट है उस काम में। तो सही तो ये रहता है कि वकील करना चाहिए और वकील से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वकील नहीं होंगे तो केस दायर नहीं किया जा सकता, केस को प्लीड नहीं किया जा सकता या उसको आर्ग्यू नहीं किया जा सकता। ये हम सभी नागरिकों को ये राइट है कि वो खुद से भी अपने सभी मामले दायर भी कर सकते हैं, उनको बहस भी कर सकते हैं और निपटा भी सकते हैं। जी, एक और चीज, फैमिली कोर्ट के फैसले को क्या चुनौती दी जा सकती है, और अगर दी जा सकती है तो कैसे दी जा सकती है, किस कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी, फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। उसका जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, यानी कि उस फैसले को, फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में दी जा सकती है। अगर कोई भी संतुष्ट नहीं है पार्टी उस फैसले से, तो वो चुनौती दे सकते हैं। तो अलग अलग केसों में 30 से 90 दिन का समय सीमा दे रखी है, जिसके अंदर उसकी अपील फाइल की जा सकती है। तो अपील के लिए अपील जो दायर करेंगे, ये एडवोकेट के माध्यम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो हाँ, यही है। जी, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को सर कि क्या फैमिली कोर्ट के फैसले अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों पर मान्य होते हैं? हाँ, बिल्कुल, दोनों पक्षों पर मान्य होते हैं, और अगर कोई भी पक्ष उसमें उसकी अवहेलना करता है तो फाइन का प्रोविजन भी है, पेनल्टी भी है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया जा सकता है उस पार्टी के खिलाफ जो उस फैसले को नहीं मानती है। तो ये लीगली बाइंडिंग है दोनों पार्टी को करने के लिए, और ये दोनों ही पक्षों पर मान्य होते हैं ये फैसला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक शिकायत का निस्तारण नहीं कर सकती है। इस फैसले के बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनीला मनोज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में ये कहा गया है कि फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन केवल जो फैमिली मैटर्स हैं उससे रिलेटेड है। जो आपराधिक मामले यानी जो क्रिमिनल केसेस हैं वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, और ये जितने भी आपराधिक मामले हैं ये एप्रोप्रिएट, जैसे या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की कोर्ट हो, उसमें निपटाए जा सकते हैं। ये फैमिली कोर्ट के परव्यू से बाहर है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता मनोज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया था। क्या फैमिली कोर्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई भी करता है? नहीं, फैमिली कोर्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या डोमेस्टिक वायलेंस की सुनवाई नहीं करता है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
डिवोर्स के लिए वन ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ये एक ग्राउंड है। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये एक ग्राउंड है जिसके तहत ये दायर कर सकते हैं कि किसी भी एक पार्टनर में का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो एक तरह से क्रुएल्टी है दूसरे पार्टनर पे। जी। तो ये डिवोर्स दायर करने का एक ग्राउंड है। रही बात घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा के मामले हैं ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर होते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये दायर होते हैं। तो ये फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन से दोनों ही बाहर हैं। जी सर, आज के विषय से संबंधित तमाम कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।